डियर स्टूडेंट, अब जैसा कि आप आगे पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, अब आपको पढ़ना है कि आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। जैसे किसी धातु गोले पर अगर हम आवेशित कर देते हैं तो आवेश इस पृष्ठ पर फैल जाता है, ठीक है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा, जैसे कि हम अगर ये बिंदु x लेते हैं तो यहाँ का वैद्युत क्षेत्र बनेगा E बराबर 1/4πε0 Q/x²। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x² है, ठीक है। अब इसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा यानी ये बिंदु y पर, तो उसके लिए E बराबर 1/4πε0 Q/r²। पुनः देखें, अगर z पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, चूंकि आवेश ऊपर की तरफ है तो इसका वैद्युत क्षेत्र हमेशा आगे बनेगा, इसीलिए इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यानी इसके अंदर E का मान क्या होगा? 0। पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ये होगा, और x पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, अगर इसको टोटल हम अगर r मानते हैं तो यहाँ पे r भी लिख सकते हैं। अगर पृष्ठ से बोलेगा तो आपको यहाँ पे चेंज हो जाएगा r², ठीक है। आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद रखिए, ऐसा निकाय हो, ये निकाय है सिस्टम, इसमें समान परिमाण के दो आवेश यूज किए जाते हों और उनकी विपरीत प्रकृति हो, एक धन हो और एक ऋण हो, उनके बीच की दूरी 2l हो, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि H+ है, OH- है, यानी H2O एक विद्युत द्विध्रुव है, HCl है एक वैद्युत द्विध्रुव है। परिभाषा में देखें तो दो समान परिमाण के, यानी परिमाण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। विपरीत प्रकृति के यानी धन और ऋण होना चाहिए कि आवेशों से मिलकर बना अल्प दूरी का निकाय। यहाँ दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब हम वैद्युत द्विध्रुव को देख लें। एक बात और नोट कर लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है, यानी इस पर टोटल आवेश देखा जाए तो क्या होगा? 0 होगा। परंतु वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। यहाँ पे देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको स्मॉल p से दिखाते हैं। ये एक सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसमें देखिए हमने एक द्विध्रुव को दिखाया है। यहाँ पे किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश Q, द्विध्रुव की लंबाई 2l, आवेश Q है ये, यहाँ पे दो आवेश है, दोनों के परिमाण समान है, उनमें से कोई एक आवेश ले लेंगे। द्विध्रुव की लंबाई 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है। जैसा कि हमने ये हिंदी में लिख के दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा विद्युत द्विध्रुव का आवेश और द्विध्रुव की लंबाई, जैसा कि P बराबर Q × 2l। यहाँ पे 2l इसके बीच की दूरी है, Q आवेश है। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, मात्र और बीमाएँ होती हैं LTA। इसका और एक मात्रक होता है डिवाई। 1 डिवाई बराबर होता है 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर। इसमें एक और चीज़ देखिए, P एक सदिश राशि है। P की दिशा होती है -Q से +Q की ओर, यानी यहाँ जो -Q है उसकी तरफ होगी, यानी P की दिशा जो होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि द्विध्रुव आघूर्ण प्लस से -Q की ओर होती है कब? जब वो केमिस्ट्री के द्विध्रुव को हम पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का द्विध्रुव जैसे कि H2O का द्विध्रुव, तो इसमें प्लस से माइनस होती है, लेकिन फिजिक्स में दो कण अगर रहते हैं समान परिमाण के आवेश के, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। आगे देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसकी दो स्थिति में दिखाई जाती है, एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्ष स्थिति में। अच्छी का एक नाम और दिया जाता है अनुप्रस्थ स्थिति,
और नीरज का एक नाम दिया जाता है अनुप्रस्थ स्थिति और अक्ष का नाम दिया जाता है अनुदैर्ध्य स्थिति। ये अच्छी है, याद रखिएगा। इसमें आपने पढ़ा है वो आप फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। मैक्सिमम रिपीट करके अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बुक का सहारा भी ले सकते हैं आप और इस तरह आपका काम पूरा होगा। इसे नोट्स करिए और नोट्स बनाइए। अभी तुरंत हम आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं जो आप देखेंगे। धन्यवाद। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कि दो स्थितियां सेट होती हैं, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति। अच्छी स्थिति का एक और नाम दिया जाता है अनुदैर्ध्य स्थिति, हम दिखाए थे पहले वाले वीडियो में, और नीरज को कहा जाता है अनुप्रस्थ स्थिति। जैसा कि अगर हम ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी ये आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो हम देख रहे हैं, इस पर कहीं भी अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो उसको कहते हैं अच्छी स्थिति। और उसी तरह अगर हम ये जो देख रहे हैं, इस आवेश को ये अक्ष है, ये द्विध्रुव का ये अक्ष है, इसके इस साइड जो भी हम लेते हैं उसको हम कहते हैं निरक्ष स्थिति। यानी इन दोनों के अक्ष के अतिरिक्त इधर की सारी निरक्ष स्थिति बोली जाती है। अच्छी स्थिति में जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र आता है E बराबर 1/4πε0 P/r3। यहाँ पे जो P है ये द्विध्रुव आघूर्ण है वैद्युत द्विध्रुव का, ठीक है, और R क्या है इसमें, ये दूरी है। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह लीजिए या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह लीजिए, ये दूरी है, ठीक है। हम इसमें जब देखते हैं तो इसमें 2P/r3 आता है प्रूफ में। यहाँ R इसके सेंटर से यानी द्विध्रुव के केंद्र से उस दूरी है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हमें चाहिए या निकालना होता है। इसमें ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा इस द्विध्रुव के कारण वो ये है, ठीक है। अब जैसे कि हम पहली स्थिति के लिए यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी पर कैसे निकलेगी, उसका सूत्र क्या होगा, वो हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रूफ छोटा ही होगा। याद रखिएगा जब भी हम प्रूफ करते हैं तो इस बात का ध्यान देते हैं कि जितने भी हमने इस पर संकेत डाला है वो इस भाषा में आनी चाहिए, या नहीं आती है तो बीच में चुकी में आना चाहिए। तो जैसे लिखा है हमने, ये दो आपके द्विध्रुव हुए, द्विध्रुव है आपका +q और -q का बना हुआ 12 दूरी का ये आपका केंद्र। इसके कारण हम यहाँ से r दूरी y पर हम वैद्युत क्षेत्र की कुल मान जानना चाहते हैं प्रूफ में। तो ये दूरी आपकी r हम मान लेते हैं और ये दूरी हमारी, चूँकि यहाँ l है यहाँ से यहाँ तक, तो ये r - l हो जाएगा, और ये इसके कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी r + l। जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो +q तथा -q आवेश से बना है जिसकी लंबाई 2l है। इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P = q × 2l होगा, क्योंकि फाइनल है, दो आवेश लगे हैं तो बीच की दूरी यही, तो यही होगा। इस द्विध्रुव के कारण O से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको देखिए, हमने लिखा है कि +q के कारण y बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस के कारण तो आप बिंदु आवेश हुआ, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते रहते हैं कि जो हमारा +q है यहाँ पे, उसकी दूरी यहाँ से r - l है। तो हम जब इसमें सूत्र में लगाएंगे तो यहाँ पे E बराबर, यहाँ पे B बिंदु था, आप देख सकते हैं B बिंदु है, तो B के कारण हम E भी मानते हैं, तो 1/4πε0 q यहाँ r - l हमने लगाया है। By जो दूरी आ रही है वो r - l आ रही है, और उसका वैद्युत क्षेत्र किधर बनेगा, चूँकि धन आवेश है, ये धन है, तो उसका वैद्युत क्षेत्र आगे बनेगा। धन के कारण बिंदु से आगे की तरफ वैद्युत क्षेत्र बनता है, यानी By दिशा में बनेगा, जैसा कि हमने ये दिखाया है। अब -q आवेश के कारण इसी प्रकार देखें हम y बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो इसे हम EB कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका EA है। EB तो हमने कर लिया, EA हमने निकाला है,
तो चूंकि ये ऋण आवेश है इसकी दिशा इधर ही होगी, तो ये हमने आपको दिखाया है। और उसके बीच की दूरी बिंदु से दूरी r+l होगी y दिशा में। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसलिए सदिश होने के कारण हम इसका सदिश योग करेंगे तो दोनों की दिशाएं देख लीजिए कि आपकी विपरीत हैं, 180 पर हैं, यानी कि दोनों का परिणामी क्या होगा, घट के निकलेगा। AB में से A को हम घटा देंगे, बीच की दूरी चूंकि कम है इसीलिए B बड़ा होगा, इसीलिए हम इसको घटाते हैं। तो यहाँ पे हमने घटाया है, हमने इसको वेक्टर हटा दिया, स्केलर क्वांटिटी में कर रहे हैं हम लोग। तो E बराबर 1/4πε0, 1 और 2 जो समीकरण है उसी से हमने दोनों को ले लिया। अब इसमें देखिए कि ले लिया तो हम यहाँ नीचे देख रहे थे कि 1/4πε0 1/4πε0 ये दोनों में है, तो दोनों को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमने सेकंड स्टेप में किया है कि इसको यहाँ गुणा कर दिया, इसको यहाँ गुणा कर दिया, और इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो ये फार्मूला हमारा लगेगा, इस फार्मूले के तहत r² - l² का स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंदर की चीज़ें इस फार्मूले पर स्क्वायर होगी। एक और चीज़ देखिए, हम इसको खोल देंगे तो r² l² 2rl आएगा, यहाँ पे इसको खोलेंगे और माइनस को गुणा कर देंगे तो ये आएगा, ये मैथमेटिक्स है। और यहाँ पे अगर r को बड़ा कर दें, यानी r हम बहुत बड़ा मानते हैं l के सापेक्ष, तो हम l को छोड़ देते हैं, l को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें q/4πε0 आया, और जब ये दोनों कट जाएंगे, ये और ये दोनों आपके कट रहे हैं, ये टोटल हो जाएगा 4rl, जिसमें से r4 के घात से कटेगा तो यहाँ केवल r3 बचेगा। हमने 4l को 2 भाग में बांट दिया है। उसके बाद E बराबर 1/4πε0, हमने q और 2l को एक साथ लिखा, इसको एक साथ लिखा है और 2 हमने किनारे किया, और चूंकि P बराबर q × 2l होता है इसीलिए हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो ये सूत्र आपका प्रूफ हो जाएगा। अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र होगा, ठीक है। मैक्सिमम इसको दोहराइए, आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। धन्यवाद आपको। वैद्युत क्षेत्र निरक्ष स्थिति में बता रहे हैं। निरक्ष स्थिति में जैसा हमने ये लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में वैद्युत या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सत्यापन, जैसा कि ये आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे 2p की जगह जो अक्ष में होता है 2p होता है, यहाँ p/r3 होगा। जैसे कि एक वैद्युत द्विध्रुव है A और B, इसके लंबवत दिशा में, यानी ये अक्ष को छोड़कर यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, वो बिंदु हमने दिया है y। इस बिंदु पर यहाँ पे इस -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नीचे होगी, यानी आवेश की तरफ, और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर होगी, ठीक है, 180 अंश के कोण पर, यानी आगे बढ़ेगा। अब दोनों का परिणामी यहाँ से होकर के जाएगा, तो हम यहाँ देखिए लिख भी रहे हैं, ये +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने लिखा है EB को 1/4πε0 q √r² + l²। देखिए अगर ये l है तो ये r है, तो यहाँ पे उसका मान कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का √r² + l², जैसा इसमें दिख रहा है। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो इसके कारण बनेगा, यहाँ पे ही आएंगे, और इसका मान होगा 1/4πε0 q r² + l²। यहाँ रूट को स्क्वायर किए थे इसीलिए ये ऐसा बना था, A के लिए ऐसा बना। परिणामी अगर हम देखेंगे तो अब परिणामी ये कोण थीटा बन रहा है, ये कोण थीटा बन रहा है, तो E का EB cos थीटा और EA का E cos थीटा दोनों जुड़कर यहाँ पे परिणामी शो करेंगे, जैसे इसमें दिख रहा है। तो हम EA cos थीटा और EB cos थीटा, यहाँ पे देखिए दोनों के ये मान जो दिख रहे हैं आपके, इसके और इसके, A के कारण और B के कारण, दोनों के मान आपस में बराबर हैं। तो इनको हम E और EB को अगर हम बराबर कर देंगे तो हम सीधा हो जाएंगे EA cos थीटा और EB cos थीटा
तो दोनों मिला करके हम हो जाएगा 2EA cos थीटा। इसमें 2 वही रहेगा, EA का मान रख देंगे। मान रखने के बाद cos थीटा का आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार देख लीजिए, अगर ये कोण बन रहा है, यहाँ पे ये कोण बन रहा है आपका, तो ये आधार है और ये आपका कर्ण है। तो हमने आधार बटे कर्ण किया है, तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये हम सॉल्व देंगे, तो 2QL हर स्क्वायर L स्क्वायर और ये हाफ, कर्ण का हाफ जो रूट में था। अब यहाँ पे 1/4πε0 PQ2L आ गया, ये आ गया। यदि हम ये मान लें कि R दूरी बड़ी होगी अगर L से, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, L को हम छोड़ देंगे। तो L को जब हम छोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे L छूट गया आपका, तो ये 2 कट गया और √3, ये आपका प्रूफ बना। धन्यवाद।